हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 6 के सी पार्ट प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका जो चैप्टर 6 का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें सेक्शन 82 कहता है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। कोई पर्सन जो अभियुक्त है उसको भगौड़ा घोषित करना, उसको भगौड़ा घोषित करना। ऐसे जैसे कोई भी, जब हम कोर्ट समन जारी करती है और समन के बाद में वो पर्सन कोर्ट में अपीयर नहीं होता, उसके बाद में कोर्ट उसको वारंट जारी करती है और वारंट के बाद भी वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता है और कोर्ट को ऐसा महसूस होता है कि वह व्यक्ति समन से या वारंट से बचने के लिए भाग रहा है या भाग गया है या अपने आप को छिपा रहा है कोर्ट में प्रेजेंट होने से, तब कोर्ट क्या करेगी। और कोर्ट को इसमें कहा गया कि कोर्ट बिलीव दैट, कोर्ट को ये विश्वास हो जाता है कि ऑन वारंट अक्यूज एब्सकॉन्डेड, कि वारंट के लिए जो अक्यूज्ड है वो भाग गया है, कंसीलिंग हिमसेल्फ या अपने आप को छिपा रहा है। सो वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, इसलिए जो वारंट कोर्ट ने जारी किया वो उस पर तामीला नहीं कराया जा सकता या उसको पकड़ा नहीं जा सकता। द पब्लिश रिटन प्रोक्लेमेशन, तो कोर्ट क्या करेगी, जब उसको मिल ही नहीं रहा वो व्यक्ति, तो कोर्ट उसको पब्लिश करा सकती है। उसको पब्लिश कराने के दो तरीके होंगे। या तो कोर्ट एक रिटन ऑर्डर ऐसा बनाएगी जो उसके घर के दीवार पर, दरवाजे पर या ऐसी जगह पर जहां से वो व्यक्ति आता जाता है या उसे सूचना मिल जाए, वहां पर उसको एफिक्स करवा देगी, चिपकवा देगी। या तो क्या करेगी कि जो डेली न्यूज़पेपर हैं उनमें से जहां जिस क्षेत्र में, जिस डिस्ट्रिक्ट में वह व्यक्ति रहता है वहां पर उसको प्रकाशित करवा देगी। जैसा कोर्ट को सेटिस्फेक्शन होगा वैसा वो करेगी और उसमें ये बात मेंशन की जाएगी कि वह व्यक्ति इस कोर्ट के समक्ष इस दिन, इस तारीख को, इस समय उपस्थित हो। अगर वह व्यक्ति ऐसा प्रकाशन होने के बाद में, इफ नॉट सो, यदि ऐसा नहीं होता मतलब वो अपीयर नहीं होता है, द कोर्ट डिक्लेयर प्रोक्लेमेशन आफ्टर दैट, उसके बाद कोर्ट क्या कर सकती, उसको भगौड़ा घोषित कर सकती है। जब इतनी प्रक्रिया के बाद में वो व्यक्ति नहीं हाजिर होता तो कोर्ट उसको भगौड़ा 30 दिनों के बाद घोषित कर सकती है, कर देती है। किसके, इस नोटिस के बाद नोटिस चस्पा कर दी गई या तो डेली न्यूज में उसको प्रकाशित करा दिया गया, उसके 30 दिनों के बाद किसी समय कोर्ट उसको भगौड़ा घोषित कर सकती है। ये 82 सेक्शन कहता है। अब सेक्शन 83 कहता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, जो व्यक्ति भाग गया है, जो भगौड़ा घोषित हो गया है, उसकी प्रॉपर्टी को कैसे कोर्ट अटैच करेगी। तो इसमें कहा गया आफ्टर प्रोक्लेमेशन एनी टाइम कोर्ट अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी मूवेबल, इमूवेबल आर बोथ, किसी समय जब कोर्ट ने भगौड़ा घोषित कर दिया उसके बाद किसी समय कोर्ट उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी या दोनों को क्या कर सकती है, अटैच कर सकती है। किसके लिए, कुर्की के लिए, वो कुर्की के लिए उसे अटैच कर सकती है। बट कोर्ट सेटिस्फाइड दैट, लेकिन कोर्ट को ये विश्वास हो जाए, कब अटैच करेगी, एक तो भगौड़ा घोषित कर दिया और नहीं मिल रहा, लेकिन अटैच कब करेगी, जब कोर्ट को ये विश्वास हो जाएगा कि ही में डिस्पोज द प्रॉपर्टी, कि वो प्रॉपर्टी को बेच देगा। वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी को बेच देगा, प्रॉपर्टी उसके पास नहीं रह जाएगी। या तो रिमूव प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज ज्यूरिडिक्शन, या तो वो कोर्ट के क्षेत्राधिकार से उस प्रॉपर्टी को हटा देगा, मतलब दूसरी जगह लेकर के चला जाएगा उस प्रॉपर्टी को। अगर मूवेबल है, इमूवेबल है तब तो वहीं रहेगी, अगर मूवेबल है तो हो सकता है उसके ज्यूरिडिक्शन से वो प्रॉपर्टी हटा दे। अगर कोर्ट को ऐसा विश्वास हो जाता है तो वो इमीडिएट उसको प्रॉपर्टी को अटैच कर देगी। किसके लिए, कुर्की के लिए।
अब बात आती है, ये तो उसके ज्यूरिडिक्शन की हो गई, उसके डिस्ट्रिक्ट की हो गई। अगर प्रॉपर्टी उसके ज्यूरिडिक्शन से बियॉन्ड, उसके ज्यूरिडिक्शन के बाहर या अदर डिस्ट्रिक्ट में है, तो क्या करेगा कोर्ट, उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को इसको इंडोर्स करने के लिए, प्रश्नांकन करने के लिए भेजेगा लेटर कि उस जिले के इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को कुर्क करना है। तो वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, कलेक्टर होगा, डीएम होगा, उसको वो लेटर ऑर्डर करेगी। अब इसके बाद आता है इफ द प्रॉपर्टी इन ए डेब्ट और मूवेबल। ये तो हो गई कि प्रॉपर्टी को भेज दिया और प्रॉपर्टी उसके पास है। अब बात आती है कि प्रॉपर्टी पर कोई ऋण है या प्रॉपर्टी मूवेबल है, चल संपत्ति है। प्रॉपर्टी में क्या है, ऋण है या तो चल संपत्ति है। तब क्या करेगी, तो कोर्ट उसमें 3 तरीके से उसको अटैच कर सकती। पहली बात तो उसको सीज कर देगी, उस पर लॉक लगा देगी, ताला लगा देगी, या उसको सीज कर देगी प्रॉपर्टी को। अगर वो है तो लॉकर में सीज करा देगी अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, या तो उसको क्या करेगी, सीज कराने के बाद अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, उसको एक रिसीवर नियुक्त कर देगी। रिसीवर का मतलब एक जिम्मेदार पर्सन को नियुक्त कर देगी कि आपके अंडर में ये प्रॉपर्टी है और आप इस प्रॉपर्टी को किसी अदर को नहीं दे सकते। या रिटन ऑर्डर दैट नो डिलीवरी टू अक्यूज, या तो लिखित में आदेश दे देगा कि ये उस व्यक्ति को, उस अभियुक्त को न दिया जाए। तो इन 3 बातों में से तीनों ऑर्डर एक साथ कर सकती है, या तो कोई 2 ऑर्डर कोर्ट एक साथ कर सकती है। अब बात आती, अगर ये तो हो गई कि प्रॉपर्टी जो चल थी या किसी में गिरवी रखी थी, ड्रेप्ट थी। अब प्रॉपर्टी की बात आती है जो जो क्या है, द प्रॉपर्टी इमूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी है एंड पेइंग रेवेन्यू, उसको रेवेन्यू मिल रहा है। तब क्या होगी, तो जैसे रेवेन्यू, जैसे खेत है उससे पैदावार हो रही है, उससे धन मिल रहा है, कोई मकान है उस पर रेंट मिल रहा है, रेवेन्यू उससे प्राप्त हो रहा है। अगर रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है तब कोर्ट क्या करेगी, उसको सीज किस तरीके से करेगी, वहां के कलेक्टर को लिखेगी, कलेक्टर टू द डिस्ट्रिक्ट, वहां के डिस्ट्रिक्ट के सुपुर्द कर देगी वो, क्योंकि वो उसमें कराएगा और उसकी जो भी इनकम होगी वो स्टेट गवर्नमेंट के कोष में जमा करेगी। तो क्या करेगी, उसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को लिखेगी और कलेक्टर मजिस्ट्रेट उसको जहां पर रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है ऐसी प्रॉपर्टी को, अब उसमें क्या करेगी कि कोर्ट, उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगी, टेकिंग पोजीशन, उसका कब्जा ले लेगी, उसका कब्जा लेगी। एंड अपॉइंट द रिसीवर, रिसीवर को नियुक्त कर देगी। एंड से मतलब रिटन उसको ऑर्डर देगी कि ये प्रॉपर्टी जब तक कोर्ट निर्देशित नहीं करता है तब तक अभियुक्त को या उसके किसी व्यक्ति को न दी जाए। तो ऐसी प्रॉपर्टी मतलब रेवेन्यू वाली है तो इस तरीके से करेगी। इफ द प्रॉपर्टी लैब स्ट्रक, अगर कोई प्रॉपर्टी सजीव है, जैसे जानवर है, कोई गाय बैल है, या ऐसी कोई चीज है जो लाइव स्टॉक है, जो सजीव है, या पेरिसिबल नेचर, पेरिसिबल नेचर का मतलब क्षय होने वाली विनश्वर संपत्ति वो रखी, कुछ समय बाद वो समाप्त हो जाएगी। ऐसी कोई संपत्ति अगर उसकी है, उसको कुर्क करना है। कैसे, जैसे उसके 10 बैल है, या 10 गाय है, भैंस है, या जैसे कोई जानवर है, या तो कोई नश्वर चीज वो है, वो घटते हुए समाप्त हो जाएगी। ऐसी कोई चीज है वो जो खराब हो जाएगी, उसको कुर्क करना है। सपोज करते हैं उसको एक ट्रक घी है, उसको कुर्क करना है, तो ऐसी चीजें क्या होंगी, वो खराब हो जाएंगी, वो रखी नहीं रहेंगी। तो ऐसी चीजों को क्या करेंगे, एक्सपीडेंट उसको क्या करेगी कोर्ट, उसको विक्रय का आदेश दे देगी। और जो विक्रय से धन आएगा उस धन को क्या करेगी, कोर्ट सबमिट करवा लेगी कोर्ट में, और उसका वो पैसा कोर्ट में सबमिट रहेगा। तो ये बात होती है कि सेक्टर 3 में कहा गया कि कुर्क कैसे कराया जाएगा। जब रेवेन्यू मिल रहा है तब कैसे कुर्क कराएगा, जब स्टेबल है तब कैसे कुर्क कराएगा, अगर लाइव स्टॉक सजीव है तो कैसे कराएगा, कोई चीज विनश्वर है वो खत्म हो रही है तो उसको कैसे कराएगा। तो ये बातें इसमें कई अदर डिस्ट्रिक्ट में तो कैसे कराया गया। तो 83 में कहा गया कि कुर्क कैसे कराएगा
वो कोड उसके बारे में बता दिया गया। अब बात आती है 84 की, ये तो कुर्क हो गई। पहली बात हो गई कि 82 में डिक्लेयर हो गया, डिक्लेयर करने के बाद 83 में कुर्क हो गई। अब कुर्क होने के बाद 84 क्या कहता है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट, जिनको अटैचमेंट जिनको कुर्क कर लिया गया उन पर क्लेम क्या कर सकते। मान लो कि कोई प्रॉपर्टी गलत ही कुर्क हो गई, उसके फादर की थी और बेटे की प्रॉपर्टी कुर्क करना था, कुर्क फादर की प्रॉपर्टी हो गई। ऐसी चीजों में क्या करेगा, रिटन 6 मंथ अदर देन प्रोक्लेम्ड पर्सन, जो अभियुक्त नहीं है, जिसके खिलाफ में कुर्की नहीं की गई, उससे अदर कोई पर्सन जो प्रॉपर्टी कुर्क की गई उसके 6 माह के भीतर, उसके 6 माह के भीतर क्लेम कर सकता है इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, जिसका उस प्रॉपर्टी में हक हो, इंटरेस्ट हो, किसमें, जो प्रॉपर्टी कुर्क की गई उस प्रॉपर्टी में उस व्यक्ति का हक हो, तब वो 6 महीने के अंदर उसको क्लेम कर सकता। एंड कैन नॉट अटैचमेंट अंडर सेक्शन 83 CRPC, देन ही इंक्वायर्ड एंड अलाउड होल और पार्ट। तो इसमें क्या करेगा, कोर्ट अगर उसने क्लेम कर दिया तो कोर्ट उस पर, उस प्रॉपर्टी को जिसको अटैचमेंट किया है उस प्रॉपर्टी पर जांच करेगी, इंक्वायरी करेगी। अगर ऐसा पाती है कि वाकई में उस व्यक्ति का क्लेम सही है और यह प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं थी या उसको उसे कुर्क नहीं करना चाहिए, तो कोर्ट उसको चाहे पार्ट में और चाहे पूरी उसको रिलीज कर देगी। अब बात आती है कि अगर वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में है, फिर वही बात आती है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में है तो क्लेम किस पर होगा, सीजीएम के यहाँ पर वो बात क्लेम करी जाएगी कि फला प्रॉपर्टी जो है गलत सीज कर दी गई, उस जिले के सीजीएम के कोर्ट में उसको क्लेम किया जाएगा और सीजीएम चाहे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट किसी के अंडर में उसको ट्रांसफर करके वहां पर उसकी सुनवाई करवा सकता है। और अगर इसकी जांच होनी है तो इन्वेस्टिगेशन डन बाय द ओरिजिनल कोर्ट, जिस कोर्ट ने कुर्की जारी की उसी कोर्ट के द्वारा उसकी जांच की जाएगी। और अगर अब बात आती है कि जांच हो गई, गलत व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया तो उसका इन्वेस्टिगेशन हो गया और जांच पाने के बाद में उसको रिलीज कर दिया गया। अगर सपोज करो जांच पाने के कोर्ट को ऐसा महसूस होता है कि उसको रिलीज नहीं करना चाहिए, व्हेन क्लेम रिफ्यूज्ड, अगर उसका क्लेम रिफ्यूज कर दिया गया मतलब उसका दावा, उसका जो क्लेम किया वो क्लेम खारिज कर दिया गया, तब क्या होगा, बिटवीन 1 ईयर, खारिज दावे के बाद 1 साल के भीतर ही कैन फाइल द सूट अगेंस्ट रिफ्यूजल। जो उसका दावा क्लेम करने का बताया गया कि ये मेरी प्रॉपर्टी थी उसमें गलत कुर्क हो गया, उसका दावा रिफ्यूजल, उसका ये क्लेम खारिज कर दिया गया, तो उससे 1 साल के भीतर में वो उस रिफ्यूजल के खिलाफ में केस फाइल कर सकेगा। ये सेक्शन 84 कहता है। अब सेक्शन 85 में कहा गया रिलीज सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का जो है रिलीज कैसे की जाएगी, सेल कैसे किया जाएगा और सेल होने के बाद वापस कैसे दी जाएगी, रिस्टोरेशन कैसे किया जाएगा, जिस प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया गया है उसको। अभी तो आया कुर्क कैसे होगा, डिक्लेयर कैसे होगा, कुर्क कैसे की जाएगी और गलत कुर्क हो गई तो उसको कैसे रिलीज किया जाएगा। अब बात आती है कि इसमें इफ अक्यूज्ड अपीयर्स विद इन, अगर कोर्ट ने कहा कि 82 के तहत डिक्लेयर कर दिया और कोर्ट कुर्क करने जा रही है उसको, तो फिर अगर वो टाइम पर पहुंच जाता, वो व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी कुर्क करने होने जा रही और वो व्यक्ति टाइम पर पहुंच जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी कुर्क होने नहीं पाएगी और उसको रिलीज कर दिया जाएगा। इट मीन्स सपोज करते हो कि 6 महीने के 1 साल के अंदर जब वो सेल नहीं करा, उसके बीच में आ गया व्यक्ति और उचित रीजन बता देता है तो उसकी प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाएगी। इफ नॉट अपीयर देन, अगर वो प्रॉपर्टी नहीं, अगर ऐसा नहीं है, अगर वो आता नहीं तो क्या करेगा, प्रॉपर्टी अटैच्ड फॉर डिस्पोजल बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो प्रॉपर्टी को राज्य सरकार को उसको डिस्पोजल विक्रय करने के लिए दे दी जाए कि इसको नीलाम कर दिया जाए। अब नीलाम करने के लिए लेकिन एक बात और कही कि अगर यहाँ पर किसी ने क्लेम किया कि ये प्रॉपर्टी गलत कुर्क कर दी गई और उसका केस पेंडिंग है, अगर वो केस पेंडिंग है
तो वो सेल नहीं हो सकती प्रॉपर्टी, तब उसको डिस्पोजल नहीं किया जा सकता। इफ द प्रॉपर्टी नेचुरल डिके, अब बात वही पर आ जाती है कि वो प्राकृतिक डिके हो जाए, मतलब वो प्रॉपर्टी नष्ट हो जाएगी। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे भी हमने बताया कि घी है या और कोई चीज है, वो नष्ट हो जाएगी। और कोर्ट का को महसूस होता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये प्रॉपर्टी नष्ट हो जाएगी और ऑनर का नुकसान हो जाएगा, मतलब वो व्यक्ति जो भगोड़ा है उसका नुकसान हो जाएगा। कोर्ट फिर भी बहुत अच्छा सोच करके तो क्या कर देती है कि उस प्रॉपर्टी को जो डिके हो जाएगी, जो नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, उसको सेल कर देती है और सेल करके उस पैसे को अपने कोष में जमा करवा लेगी। अगर ऐसा 2 साल तक जो प्रॉपर्टी सेल हो गई, बीच में क्या हुआ कि प्रॉपर्टी सेल कर दी गई और सेल करने के 2 साल के भीतर, विद इन 2 years, इफ ही प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, अगर विक्रय के 2 साल के भीतर वह व्यक्ति उस कोर्ट में अपीयर हो जाता है और अपना जो एक्सप्लेन करता है रीजन को, कि उचित रीजन बताता है कि इस वजह से, या उसको सूचना नहीं मिली, या उसने प्रकाशन को नहीं पढ़ा, या कहीं पर उसको खबर नहीं हुई कि कोर्ट ने आया, और उसकी कुर्की जब हुई उसके 2 साल के भीतर वो आ जाता है और उचित रीजन बताता है, तो कोर्ट क्या करेगी, देन इफ द प्रॉपर्टी सेल हो गई, कोर्ट क्या करेगी, देन नेट प्रोसीड्स ऑफ द सेल, जितना उसके नीलामी में खर्चा हुआ वो टोटल खर्चे को जोड़ करके उस व्यक्ति से लेगी और ले करके रीसाइड द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को वापस कर देगी। अगर क्या हुआ कि उस प्रॉपर्टी को उन्होंने कुर्क कर लिया और कुर्क करने के 2 साल के भीतर अगर वह व्यक्ति आकर के उचित रीजन बता देता है, तो कोर्ट क्या करेगा, जितना कोर्ट में खर्चा लगा, जिस प्रॉपर्टी को सोल्ड किया, उस पूरे पैसे को उससे वसूल करके उस प्रॉपर्टी को क्या कर देगी, रिसाइड कर देगी, उसको वापस कर देगी। अब इनमें से कोई मिस्टेक हो जाती है तो सेक्शन 86 कहता है कि अगर इनमें से कोई त्रुटि है, मतलब उस अभियुक्त के लिए बात खिलाफ में जा रही है और वो ऐसा महसूस करता है, तो 86 उसके कुर्की के खिलाफ में अपील का प्रोविजन देती है कि वह व्यक्ति अपील कर सकता है। तो इसमें जो प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट की बात आई सेक्शन चैप्टर 6 के सी पार्ट में, कि कुर्की कैसे की जाएगी, भगोड़ा कैसे घोषित होगा, बाहर होगी तो कैसे की जाएगी, वापस कैसे की जाएगी, इन सब के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया, ये समझ में आ गया। अब इसका चैप्टर 6 का डी पार्ट कहता है अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस, और इसके बाद रूल क्या है, कुछ और रूल दिए हैं वो सेक्शन 87 से सेक्शन 90 तक। उनमें से देखिए क्या है कि इस सेक्शन 87 कहता है इश्यू ए वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। अब इसमें कहा गया कि जो समन जारी किए गए, समन के बाद में वह कोर्ट वारंट जारी कर सकता है। कैसे, हु इश्यूज ए समन आफ्टर रिगार्डिंग इट्स रीजन, अब उसको उचित रीजन मिल जाता है कि समन जारी करने के बाद में वह व्यक्ति जानबूझ करके समन नहीं ले रहा है, और जबकि वह अपीयर है या समन ले लेता, समन के बाद में भी वह कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसको इस बात को रिटन में लिखते हुए कोर्ट उसमें वारंट का आदेश कर सकती है, ये 87 में कहता है। अब सेक्शन 88 क्या कहता है, पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। अब जब कोर्ट के पास में वारंट गया, तो वारंट के बाद में उस पे कोर्ट लिख देगी कि इसका बॉन्ड भरवा करके, या इसको इंफॉर्मेशन करवा करके, या इसकी श्योरिटी ले करके, इसकी गवाही ले करके, इसको फला डेट को इस टाइम पर यहाँ पर कोर्ट में उपस्थित होने के लिए सूचना दी जाए, और बॉन्ड भरवा दे हैं उसको। तो उन्होंने कहा व्हेन पर्सन प्रेजेंट आफ्टर समन और वारंट देन ही रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट बॉन्ड श्योरिटी। अगर वो कहता है कि मैं श्योर उपस्थित होऊंगा, तो उससे बॉन्ड भरवा लेगी, श्योरिटी ले लेगी, या 2 विटनेसेस गवाह ले लेगी। ये बात कही 88 में। 89 में कह दिया कि अरेस्ट
ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। अब उसने तो पहले बॉन्ड भर दिया था कि इस तारीख को कोर्ट में अपीयर होंगे, या श्योरिटी दे दी थी इस तारीख को कोर्ट में अपीयर हो देंगे, या विटनेसेस दे दिया था कि इस तारीख को विटनेस ले लो और कोर्ट में अपीयर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो अपीयर नहीं होता है तो कोर्ट को उस पर अरेस्ट वारंट निकालने का राइट है कि वो उसको अरेस्ट वारंट निकाल सकता है। अब सेक्शन 90 कहता है कि प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के जितने प्रोविजंस है, इट मींस चैप्टर 6 के ABCD पार्ट, जनरली एप्लीकेबल टू समन एंड वारंट ऑफ अरेस्ट। तो जितने भी वारंट और अरेस्ट समन्स निकाले जाएंगे, वारंट निकालेंगे, उन सब ही समन और वारंट पर ये चैप्टर 6 के रूल लगेंगे। किसी भी उसमें जो समन निकाले जाएंगे, जो वारंट निकाले जाएंगे या जो कुर्की होगी, वो सब इन्हीं रूल के अनुसार जो चैप्टर 6 में दिए गए इन्हीं के अनुसार किए जाएंगे, अदर किसी के अनुसार नहीं होंगे। तो ये चैप्टर 6 में आज जो सेक्शन 82 से सेक्शन 90 तक एक्सप्लेन किए, वेरी इजी सेक्शन और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, ये क्लियर हो गए होंगे। अब सेक्शन 91 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।